हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास में एब्सेंट रहूँगा, तो उसके लिए उसी व्याप में मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और ये हमारा टॉपिक वही सेम क्रिया रहेगा। ठीक है, कुछ हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा एक इनिशियल लेवल पे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे, है ना। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप क्लास के टाइम में इसको पढ़ें, इसको देखें ध्यान से, और जो भी आपके प्रश्न पैदा होते हैं उनको आप मेरे से क्लास में ज़रूर पूछें। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिया है तो हम इस टॉपिक को क्लास में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप तो मुझसे बिल्कुल हम करेंगे, इसको रिवीजन के तौर पर फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। तो कदापि ये ना सोचें, लेकिन हाँ, ध्यान से चीज़ को देखिए। शुरुआत करते हैं ना, समय को ख़राब ना करते हुए। क्रिया। तो क्रिया के विषय में हमने ये आपको जानकारी दी थी, ठीक है ना, कि क्रिया क्या है। और क्रिया आपने ही खुद बताया था कि सर क्रिया माने होता है करना, ठीक है। और क्रिया का शाब्दिक अर्थ भी करना ही होता है, ठीक है ना। और क्या था, और दूसरा दूसरा कुछ नहीं था। दूसरा ये था कि इसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। किसी भी चीज़ का होना, है ना, किसी भी चीज़ का होना या करना, किसी की भी माध्यम से। ऑब्वियसली अब आप कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, मेरे द्वारा कर रही है, आपके द्वारा कर रही है, मैंने जो भी कुछ भी घट रहा है, तो ये घटना भी ऑब्वियसली क्रिया ही है। मैंने कुछ भी होगा तो वो क्रिया के ही संदर्भ में जाएगा, ठीक। फिर ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमने समझ लिया था क्रिया की डेफिनेशन को, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। अब जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है, इसमें एक दूसरी बात यह भी है कि ये जो हम क्रिया के शब्द देखते हैं, ये मूल रूप से मतलब इनका ओरिजिन क्या है। मूल रूप जो भी हम, जैसे आपने बोला पढ़ना, तो ये इसका मूल रूप नहीं है। इसका मूल रूप है पढ़, ठीक है। इसका मूल रूप है पढ़, और मूल रूप को हम बोलते हैं धातु। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इसको ही हम बोलते हैं रूट्स। इसको याद रखना है बस, है ना। ऐसे ऐसे कोई बहुत वो नहीं है कि इससे ही सवाल आएगा या ऐसे ही प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ, ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, उसको हम धातु कहते हैं। यही बात की है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और इनके साथ कुछ जोड़कर, कुछ का मतलब होता है प्रत्यय, मतलब यहाँ पे कुछ का मतलब प्रत्यय है कि कुछ प्रत्यय या कुछ शब्द जोड़ करके हम क्रिया के सामान्य रूप को बनाते हैं। जैसे पढ़ता, ठीक है, जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ेगा। तो जो हम ये टेंस के अनुसार हम जो परिवर्तन करते हैं क्रिया में, उसकी ये बात बता रहे हैं। अब इसमें ही मतलब सारे लगभग लगभग सभी क्रियाओं में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना आदि, ठीक है। क्लास में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार देखें कि मूल शब्द क्या है। बता रहा हूँ मैं आपको फिर से। जो होता है ना, रूट्स जो होते हैं शब्द के एकदम मूल, उसमें हम जोड़ मरोड़ के हम जो भी शब्द बनाते हैं, सामान्य क्रिया बनाते हैं कि मैं खाऊंगा। तो खाना इसमें क्या था, खाना इसमें मूल मूल शब्द है, ठीक है। खाना इसमें मूल शब्द है, और इसमें खाऊंगा और इसमें प्रत्यय जुड़ गया, ठीक है ना। खाएगा, तो इसमें ईगा प्रत्यय जुड़ गया। तो अभी हम प्रत्यय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो उसके बाद जुड़ा, जो भी शब्द जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे खाता है, तो खा यहाँ पे मूल है, ता प्रत्यय है। हमें यहाँ पे क्या सीखना है था, हमें यहाँ पे सीखना था कि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहते हैं, वो एक ही शब्द है या जो भी है, जैसे बोल है, पढ़ है, घूम है, लिख है, गा है, मूल रूप क्रिया के क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के प्रकार, दो प्रकार के भेद हैं, है ना। क्रिया के प्रकार मतलब जो क्रिया के जो भेद होंगे उन्हें दो भागों में बांटा जाएगा। ये इसमें से रह गया। दो प्रकार के बीच में बांटा जाएगा। एक होगा कर्म के आधार पर, दूसरा होगा संरचना के आधार पर, ठीक है। दो आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा जाएगा, ये बात हमने डिस्कस की है। पहला है कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार में। अब पहला क्या है कि कर्म के आधार क्या है, और सबसे पहले आपको सवाल में दिमाग में आएगा कि कर्म क्या है सर, है ना।
तो कर्म बता देता हूं मैं पहले, है ना, यहाँ पे कर्म मैंने लिखा है, बहुत सिंपल है कि क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, ठीक है। ये इसको मैं ऊपर करता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। क्रिया का फल और क्रिया का प्रभाव, ठीक है, फल को ही हम प्रभाव बोल रहे हैं, ठीक है। कोई हमने एक सेंटेंस लिखा, तो जो भी, जैसे मैं लिखता हूं राम खाना खाएगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो राम खाना खाएगा। अब इसमें क्रिया क्या है, खाएगा, ठीक है। इस क्रिया का, खाने की क्रिया जो है, मतलब खाएगा, ईटिंग करेगा, तो प्रभाव, अच्छा इसमें पहले राम क्या है, करता है। अब आपको दो चीज पता है कि एक तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, करता है, और एक्शन क्या है, क्रिया है, वह खाएगा। अब क्रिया का प्रभाव किसके माध्यम से हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है, ठीक है। किस पर हो रहा है, खाने पर, खाना खाया जा रहा है, ठीक है। तो जब खाना खाएगा तो प्रभाव क्रिया का खाने पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा खाने का, रिड्यूसिंग होगी वैल्यू, है ना, खाने की जो यूनिट्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, है ना, मात्रा कम हो जाएगी खाने की। अब ये एक अलग बात है कि राम का भी तो पेट भरेगा, आप ऐसे कह सकते हैं सर राम की भी तो जो भूख है वो मिटेगी, तो ठीक है, बट वो ऑलरेडी करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म हो जाएगा, लेकिन मेन जो है वो प्रभाव खाने पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कर्म की। अब हम पीछे से चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। हमने जो बताया कि क्रिया कर्म के आधार पर है, सकर्मक, और सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, और अकर्म है क्या, कर्म के बिना। ये क्या है इसको मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे समझे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। और वैसे आपको जो परीक्षा में आपके ये नहीं आने वाला है, वो आएगा संरचना के आधार पर, लेकिन ये आपको परिचय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी के लिए, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, और अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है फटाफट से देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया है कि क्रिया के साथ कर्म भी है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। और इसको क्या करते हैं कि वाक्य में क्रिया के होने के समय, जब वाक्य में जब क्रिया घट रही होगी, तो कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है, किसी, मतलब कोई भी ये कह रहे हैं ना कि कर्ता का प्रभाव। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कर्ता का प्रभाव क्या है, मतलब वही कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव जिस फल पर पड़ेगा, सॉरी, जिस व्यक्ति पर पड़ेगा अथवा वस्तु पर पड़ेगा, यानी किसी ना किसी चीज पर तो जरूर पड़ेगा ना। कुछ भी आप कर रहे हैं, है ना, मैं लिख रहा हूं, तो मैं जो लिख रहा हूं मैं, तो इसमें कर्म नहीं है, लेकिन मैं पत्र लिख रहा हूं, तो जब मैं पत्र को लिख रहा हूं ना, तो पत्र लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, तो मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं लिखने की, तो उसमें पत्र लिख रहा हूं मैं, पत्र पूर्ण हो रहा है, पत्र कंप्लीट हो रहा है, तो पत्र क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। जैसे ये देखिए कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, ठीक है। जब अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, शायद डेफिनेशन आप लोगों को दिखी नहीं है ना। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़े, ठीक है, मैंने बता दिया कर्ता का प्रभाव माने क्रिया का प्रभाव, क्रिया के करने का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ेगा या वस्तु पर पड़ेगा, उसे हम कर्म कहते हैं। ये हालांकि मैं इसको बता चुका हूं क्लास में, लेकिन आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। कैसे कि अध्यापिका, जैसे मैंने अभी पहले तो अपना ही उदाहरण आपको दिया था कि मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं जब लिख रहा हूं तो मैं, और ये हो गया कर्ता, मैं हूं कर्ता, और लिख रहा हूं मैंने क्रिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, तो मेरी लिखने का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है, मुझ पे तो पड़ नहीं रहा, समझे। तो इसीलिए पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। अब इसमें क्योंकि कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। 1 सेकेंड। बाकी का देखो, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, पुस्तक पढ़ा रही है, ठीक है। माली ने पानी से पौधों को सींचा, किसको सींचा, पौधों को। सींचना मीन्स पानी डालना, ठीक है, सींचने का अर्थ होता है पानी डालना। और माली के वो कौन होते हैं, जो गार्डन जो देख रेख करते हैं, पानी डालना।
तो ये सींचना हो गया। अब आप सोचो, खुद सोचो कि जब पानी डाला जाएगा पौधे पर तो पौधे को इफेक्ट होगा कि माली को इफेक्ट होगा या पानी को इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली बात है कि पौधों पर इम्पैक्ट पड़ेगा पानी डालने का, हरे भरे हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। ऐसी महिमा को खाना दिया, तो खाना जो दिया गया वो महिमा को दिया गया है ना? महिमा भूखी है तो महिमा को खाना दिया, तो खाना इसमें कर्म क्या है? महिमा है। तो ऐसा इसने ये नहीं कहा है कि केवल चीजें ही कर्म होंगी, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो जहां पे कर्म होगा, अब आपको वन लाइन में बात समझनी है कि जहां पे कर्म होगा वहां सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और इसका एक टिप्स भी है, आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी कि क्रिया के साथ जब आप ऐसे प्रश्न लगा लेते हैं कि क्या, किसे, किसको, जैसे अध्यापिका अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? तो अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। ठीक है, ऐसे जब प्रश्न लगाकर आप यदि उचित उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ये एक मतलब ऐसी ट्रिक है एक तरीके की। किसको सींचा? पौधों को सींचा। ठीक है, किसको खाना दिया? तो आपने देखा ना, किसको लगा करके आ गया अर्थ, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब है अकर्मक। अकर्मक क्रिया तो बहुत ही सिंपल है, मतलब बस सीधी सी बात है कि जहां पे कर्म ना हो। ठीक है, कर्म के बिना, कर्म रहित। अब जैसे हम सिंपल बोलते हैं वो नाच रहा है। ठीक है, वो नाच रहा है, नाच रहा है। ठीक है, वो नाचेगा। या श्याम सो रहा है, मीनाक्षी रोती है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें मतलब कोई ऐसा, मतलब अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी क्रिया घट रही है उसका सीधा प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। यहां लिखा भी होगा आई थिंक, क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। ठीक है, क्रिया का जो फल है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, है ना? क्रिया का फल जो, अभी कोई भी क्रिया घट रही है, श्याम सो रहा है, तो अब यहाँ पे सोने का कोई इसमें ऐसा तो बता ही नहीं। अब उसने कहा बेड पर सो रहा है तो बाद की बात होती है, लेकिन जब सो रहा है श्याम तो श्याम पर फर्क है। मीनाक्षी रोती है तो रो रही है, तो मीनाक्षी पर फर्क पड़ रहा है या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी पक्षी उड़ रहे हैं तो वो अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो इसीलिए क्रिया का जब फल जो है या क्रिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वो होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया, और यहां तक हमने अपनी कक्षा में कर लिया था। आप सोचिए कि मैंने इतना फिर से आपको एक बार से रिवाइज सा करा दिया। ठीक है, फिर भी इससे कुछ ऐसा लगे तो पूछ सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रभाव। संरचना के आधार पर क्रिया के प्रभाव जो है वो हम देख रहे हैं, वो क्या क्या है। प्रभाव नहीं, सॉरी, इसकी जो नंबर्स हैं वो क्या है। संरचना के आधार पर क्रिया क्या है? संरचना के आधार पर क्रिया क्या है? 5 तरह की है। सामान्य क्रिया, सही। अच्छा, संरचना बता देता हूँ कि जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तब उस आधार पर जो क्रिया के निर्माण किए जाते हैं वो संरचना के आधार कहलाते हैं। वाक्य निर्माण के माध्यम से जो भी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो होगा संरचना के आधार पर। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चिंता ना करें, एक एक क्रिया के बारे में मैं बताऊंगा पूरी तरीके से, है ना, कि ये क्या है। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आप इसमें से मतलब नोट्स की, अगर हम जब नोट्स बनाएंगे तो आप इसमें क्रिया की डेफिनेशन लिखेंगे। सकर्मक अकर्मक के बारे में भी आप बहुत हल्की जानकारी दे सकते हैं, और लेकिन संरचना के आधार पर इन पांचों के विषय में हम थोड़ा जानेंगे, जितना हमारे लिए इस स्टैंडर्ड में, इस स्तर पर आवश्यक है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं यहाँ पे ये तो पूछ नहीं सकता आपसे कि मतलब मैं अपने प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता हूँ और आप भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप नोट डाउन कर लें। लेकिन होप मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, और फिर भी हम इसको दोबारा देखेंगे, अगर किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वीडियो आप ध्यान से देखें। पहला है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया है कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वो सामान्य क्रिया है। ऐसे ऐसे भी वाक्य आएंगे जिसमें क्रिया है ना, कई, मतलब एक दो होंगी, दो तीन भी होंगी, तो इसीलिए उनके लिए अलग नाम दे रखा है। तो ये पहचानने का एक है कि जब किसी वाक्य में, किसी एक वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ, जैसे बहुत सिंपल है, सोहन ने गाना गाया। ठीक है, इसमें क्या है? गाया, ये सामान्य क्रिया है। पिताजी ने पत्र लिखा, ये सामान्य क्रिया है। मोर बारिश में नाचा, ये सामान्य क्रिया है। क्यों? क्योंकि एक ही क्रिया है सेंटेंस में। सीता ने रोटी खाई, सोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब आप कहेंगे सर ऐसी भी सेंटेंसेस हैं कि जहां पे और भी क्रिया होंगी, तो अभी आएगा, वही हम देख रहे हैं।
तो पहले आप इसको समझ लें, इस बात को, कि जब सामान्य को ही साधारण भी कहते हैं, अगर कहीं कहीं साधारण भी लिखा हो सकता है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया सामान्य क्रिया, बहुत सिंपल है, इसमें इतना कुछ है नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से देख भी लेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। और संयुक्त क्रिया सेकंड है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का तो पहले है ना, किसी भी हम जब जानते हैं किसी भी चीज का मीनिंग समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया का जो संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। संयुक्त शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो इसमें क्या है ना, कुछ दो क्रियाएं जुड़ी होंगी, है ना, एक या दो भी क्रिया जुड़ सकती है। जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर, मिलकर माने जोड़कर, जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तो वो जब किसी चीज की जुड़ जाएगी कोई चीज, 1+1 हो जाएगा तो वो एक हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ना, लेकिन यूनिट तो एक ही रहेगा, नंबर तो एक ही रहेगा। ये ऐसी ही बात कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर के जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और सबसे ज्यादा हम इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया है, ठीक है। लौटना अपने आप में क्रिया है और आया भी अपने आप में क्रिया है। लौटना रिटर्न, आया मीन्स कम। लेकिन इस शब्द से एक ही अर्थ पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो आ गया है ना। अब मैंने ये आ गया शब्द भी यूज किया, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। मैंने इसलिए कहा कि सबसे ज्यादा हम संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। ऐसे ही किशोर रोने लगा। किशोर एक व्यक्ति है या नाम है या एक लड़का है, जो भी है, वो रो रहा है, लेकिन सेंटेंस है किशोर रोने लगा। दो क्रिया यूज कर दी, एक रोना और दूसरा लगा। मुझे लगा, तो मीन्स लगा एक अपने आप में अलग क्रिया थी, लेकिन यहां पे रोने के साथ भी क्रिया का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है संयुक्त क्रिया की? जब क्रिया एक, मतलब अर्थ तो एक ही आ रहा है। अब किशोर रोने लगा, इससे क्या अर्थ आ रहा है? कोई 3-4 अर्थ थोड़ी ना आ रहे हैं, बस सिंपल आ रहा है कि किशोर रो रहा है, किशोर इज क्राइंग, है ना। तो रो रहा है वो। तो लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो दो क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी ही क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। पहुंचना एक अलग क्रिया है, गया एक अलग क्रिया है, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ाई कर चुके, इसी तरह है कि हम पढ़ाई कर चुके। अब पढ़ाई तो चलो मान लीजिए कि पढ़ाई तो एक अलग है ही क्रिया, पढ़ाई को तो हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, लेकिन करना और चुकना ये अलग अलग क्रिया है। अब इन तीनों, दोनों वैसे देखा जाए तो इसमें 3 क्रिया प्रयोग कर दी हैं, और इससे अर्थ एक ही निकल रहा है कि जो है ना, हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। रेलगाड़ी चल पड़ी, चल पड़ी, रेलगाड़ी चली गई, चल चली गई, ये भी दो क्रियाएं हो गई। माने कहने का मतलब ये सब इंटरेस्टिंग है कि हम एक से ज्यादा क्रियाओं का प्रयोग यूज कर देते हैं एक ही सेंटेंस में। वो बात बताई जा रही है कि संयुक्त क्रिया क्या है, कि जो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आज के लिए हम यही इतना ही इस पे रखेंगे। और अब जो आज के दिन का जो आपका होमवर्क बनेगा, जो होगा कि आप ये जो ऊपर आप हमने अभी जो भी क्रियाएं अभी दो पढ़ी हैं हमने, ठीक है ना, संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया, इसके 5-5 उदाहरण अपने आप सोच समझ करके लिखेंगे। और उसे फिर मैं एक टैब ओपन जब करूंगा तो वहाँ पे आप सबमिशन देंगे उसके, और इससे भी संबंधित नोट्स भी बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स में आप अपनी समझ के लिए क्या कहते हैं, क्रिया के प्रकार लिखेंगे, क्रिया के डेफिनेशंस लिखेंगे, है ना। और बाकी का फिर मैं क्लास में बताऊंगा ही आपको, है ना। और आप जो भी पूछेंगे उसका सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को अपने सही समय पर ज़रूर देखें। देख ही रहे हैं तो फिर यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं तो ठीक है ना। चलो फिर, है ना, होमवर्क में मैंने आपको क्या बताया कि आप 5-5 उदाहरण इन दोनों क्रियाओं के जो हमने पढ़े उस पर आप अपना काम करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।